So welcome back. This is the platform of SB Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इसका हम लोग 4 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 22, ठीक है बच्चे। हमने इससे पहले क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था जो पैराग्राफ हमने लिया था उसमें हमने स्पीशियस एरिया रिलेशनशिप डिस्कस किया था और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो वैसे वैसे हमारी डाइवर्सिटी इंक्रीज़ करती है, बट अप टू द लिमिट, ठीक है। जैसे हम ज़्यादा एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो फिर हमारा पोलर रीजन आना शुरू हो जाता है, तो उस पर स्पीशीज़ का नंबर कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अभी मैं आप लोगों को एक ग्राफ समझाऊँगा। यहाँ पर देखो, स्पीशीज़ रिचनेस और एरिया, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीज़ करेगी, है ना। स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ जाएगी, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ बढ़ेगी। उसको इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है, बोला गया है कि ऑन द लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्वेशन। ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चे यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इसमें log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, वेयर S रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज रिचनेस, A रिप्रेजेंट करता है एरिया एंड Z रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, और C Y इंटरसेप्ट। आप समझो ज़रा यहाँ पे, ये जो लाइन है बच्चे इस ग्राफ में, ये जो लाइन है ये क्या है? स्पीशीज रिचनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, और एरिया जो है ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? वाई एक्सिस को। और यहाँ पर हम देखते हैं एरिया और स्पीशीज रिचनेस के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट किया गया है, ठीक है। देखो ज़रा, बोल रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन, एक तो आप एरिया देख रहे हो कितने से एरिया में कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी है, और दूसरा स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब होता है कि अगर एरिया ज़्यादा है तो z की वैल्यू भी हाई होगी। एरिया ज़्यादा होगा तो एस कर्व क्लोज टू द वर्टिकल एक्सिस होगी, उसको हम लोग स्टीपर बोलेंगे। अब आप इसको पहले देखो जाके पैराग्राफ नंबर 24 में, है ना। मतलब स्लोप लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट होता क्या है, मतलब एरिया इंक्रीज करने से z की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है। यहाँ पे देखो ज़रा आप, पैराग्राफ 24 में पूछा है ना, यहाँ पे 24 में क्वेश्चन पूछा है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूगीवोरस, मतलब जो फ्रूट ईटर बर्ड्स होते हैं, एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पर हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में प्रेजेंट हैं, ठीक, या डिफरेंट कंटिनेंट पे। बोल रहा है कि द स्लोप इज़ फाउंड टू बी अ 1.15। तो ये किसकी वैल्यू है? ये z की वैल्यू है बच्चे, ठीक है। जब हमारे पास फ्रूगीवोरस मैमल्स ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे या डिफरेंट कंटिनेंट पे पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया में ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उस समय हमारा जो z की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1.15 हो सकती है। बोल रहा है कि ये जो एग्जाम्पल है, व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर स्टीपर का क्या मतलब आ रहा है? ये बोल रहा है कि जब एरिया इंक्रीज करेगा तो स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज करेगी, ऑब्वियसली। बोल रहा है कि जो कर्व होगी वो क्लोज टू द वर्टिकल एक्सिस होगी। कर्व क्या होगी? क्लोज टू द वर्टिकल एक्सिस होगी। तो उसी को तो हम कहेंगे बच्चे स्टीपर। क्या बोलेंगे? स्टीपर, उसी को बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज करेगी अप टू लिमिट, और कर्व जो होगी वो क्लोज टू द वर्टिकल एक्सिस होगी, उसी को हम स्टीपर कहते हैं, है ना। यहाँ पे जाके देखो, अभी ये देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चे क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा, देखो बच्चे, जैसे हम बोल रहे हैं कि एरिया इंक्रीज करेगा तो z की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा वैसे वैसे z की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो z की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो कर्व कैसी हो जाएगी? स्टीपर हो जाएगी, और उसमें स्पीशीज रिचनेस आपको ज़्यादा दिखेगी। क्या होगा? स्पीशीज रिचनेस आपको ज़्यादा दिखेगी। अगर हमारे पास एरिया कम होगा तो z की वैल्यू भी कम होगी, और कर्व हमें स्टीपर नहीं दिखेगा, अवे फ्रॉम द वर्टिकल लाइन दिखेगा, है ना। स्टीपर ऐसे होता है, वर्टिकल लाइन के ऐसे होगा, और जब हमारी स्पीशीज़ कम होगी तो ये कर्व कैसा हो जाएगा? ये वर्टिकल लाइन से दूर चले जाएगा, ठीक है।
तो इस लाइन में यही चीज़ बताइए। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group are the regions whether it is the plant in Britain, birds in California or mollusk in New York State. The slope of the regression line are amazingly similar, but if you analyze the species area relationship among very large areas like entire continent, you will find that the slope of the line to be much steeper. The slope of the line to be much steeper. Z वैल्यू ऑफ द रेंज दैट इज 0.6 to 1.2. तो जब हमारे पास Z की वैल्यू हाई होगी बच्चे तो इतनी होगी, जब Z की वैल्यू लो होगी तो तब इतनी होगी। ठीक है, जब हमारी Z की वैल्यू हाई होगी तो कर्व हमारी डायरेक्ट कैसी होगी, वर्टिकल लाइन के साथ होगी, उसको हम स्टीपर बोलेंगे और स्पीशीज रिचनेस हाई दिखेंगी। ठीक, जब एरिया कम लेंगे Z की वैल्यू लो होगी बच्चे तो इसका मतलब तब हमारा स्टीपर जो होगा, जो कर्व होगी एस कर्व जो होगी वो स्टीपर नहीं होगी, वो अवे होगी, है ना, कर्व से थोड़ी सी दूर होगी। ठीक है, तो लो स्पीशीज के लिए Z की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इज अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। बोल रहा है कि ये जो कम्युनिटी है स्पीशीज़ की, ये इकोसिस्टम के लिए रियली मैटर करती है। दिस इज़ अ इक्वेशन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव डेफिनेटिव आंसर्स। ठीक है, इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो इकोलॉजिस्ट नहीं बता पाए थे। फॉर मेनी डिकेड्स बहुत साल बाद इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कि कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीशीज़, जितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ में स्पीशीज़ होंगी, जनरली टेंड टू मोर स्टेबल देन दोज ऑफ लेस स्पीशीज़। इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा इवन कि जहाँ पर कम स्पीशीज़ होंगी तो वहाँ पर इकोसिस्टम कम स्टेबल होगा। मतलब स्पीशीज़ रिचनेस जितनी ज़्यादा इकोसिस्टम पे होंगी उतना स्टेबल इकोसिस्टम होगा, और जितनी लेस स्पीशीज़ रिचनेस होगी तो उतना ही इकोसिस्टम अनस्टेबल होगा। व्हाट एग्जैक्टली स्टेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज़, क्या एग्जैक्टली स्टेबिलिटी क्या है बायोलॉजिकल कम्युनिटी की इकोसिस्टम में। A stable community should not show too much variation in productivity from year to year. ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन प्रोडक्टिविटी में जो स्टेबल कम्युनिटी होती है उसमें देखने को नहीं मिलती है। इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट, ये कैसी होती है, रेजिस्टेंट या रेजिलियंट होगी। एक तो रेजिस्टेंट होती है, ये कोई इन्वेड करता है तो उससे बच जाती है ये, और दूसरा कोई फ्लड वगैरह होते हैं तो उनसे एक बार या फॉरेस्ट फायर हो जाए तो बहुत जल्दी ये क्या कर देगा, रिकवर कर देगा उस अपनी कम्युनिटी को, उसको रेजिलियंस बोला जाता है। वो कैसे हो सकता है, नेचुरल डिस्टर्बेंस, ओकेजनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंस से हमारा फॉरेस्ट ख़त्म हो गया है और बहुत जल्दी वो रिवाइव भी कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल कम्युनिटी। ठीक है, एंड इट मस्ट आल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाई द एलियन स्पीशीज। मतलब हमारा स्टेबल इकोसिस्टम वो भी होता है कि जब कोई एक्जॉटिक स्पीशीज एंटर करती है तो उसको उस स्पीशीज से कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। वी डोंट नो दीज एट्रीब्यूट आर लिंक टू स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। मुझे इतना पता नहीं है कि क्या एट्रीब्यूशंस है स्पीशीज रिचनेस की कम्युनिटी की, है ना, इकोसिस्टम के साथ, बट हाँ इतना है कि जहाँ पर वेराइटी ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर इकोसिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor plot provides some tentative answer। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये बोला है कि स्टेबल इकोसिस्टम वो होता है जब एलियन स्पीशीज इन्वेड करती है, नॉट हार्म द लोकल स्पीशीज, दिस इज कॉल्ड हेल्दी इकोसिस्टम। वेन एवर डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर या ओवरकम फास्ट रिकवर द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है ये। Tillman found that plot with more species showed less year to year variation। ज़्यादा स्पीशीज अगर होंगी बच्चे इकोसिस्टम में तो उनमें कम हमें वेरिएशन देखने को मिलती है उनके टोटल बायोमास में। ही आल्सो शोड दैट एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी होगी। Although we may not understand completely how species richness contribute to well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race
ऑन दिस प्लेनेट। देखो इसका मतलब है कि अगर 1000 स्पीशीज़ प्लांट की हैं उसमें से 10 स्पीशीज़ प्लांट की डिजेनरेट हो जाएंगी तो उसमें वेरिएशन इकोसिस्टम में देखने को कम दिखेंगी, आपको कम वेरिएशन दिखेंगी। बट अगर 100 स्पीशीज़ हैं प्लांट की और उसमें से 10 डिजेनरेट होती हैं तो फिर ज़्यादा आपको इकोसिस्टम में वेरिएशन देखने को मिलती है, इसका ये मतलब है। तो इसका मतलब ये जो स्पीशीज़ कम होती जा रही हैं तो यही सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस है, ठीक है। इनको वापस लाना, इन्हीं को हम कीस्टोन स्पीशीज़ भी बोलते हैं। इसी को समझाया यहाँ पे। एट अ टाइम व्हेन वी लूजिंग स्पीशीज़ एट अलार्मिंग पेस, मानो कि किसी कम जगह पे कम स्पीशीज़ उसमें से हम लूज़ कर रहे हैं। वन माइट आस्क डज इट रियली मैटर टू अस इफ़ अ फ्यू स्पीशीज़ बिकम एक्सटिंक्ट? यस। एग्जाम्पल है, वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ़ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीशीज इज लॉस्ट फॉर एवर? ठीक है, ठीक है। बट हाउ इज़ आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड? अगर हमारे पास 20,000 में से 15,008 की स्पीशीज़ अर्थ से चली जाती हैं तो हमें वेरिएशन देखने को मिलती है और इकोसिस्टम अनहेल्दी हो जाता है। मतलब फ्रॉग की, ट्री फ्रॉग की स्पीशीज़ मानो 100 हैं तो उसमें से 1-2 चली जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर हमारे पास 20,000 में से 10,000 में से 1-2 जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट 20,000 में अगर 15,000 चली जाएंगी तो अर्थ के ऊपर वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चंस बट वी कैन डेवलप प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव थ्रू एन एनालॉगी। एनालॉगी मतलब इसको रिलेट करके चीज़ें समझाई गई हैं कि इकोसिस्टम के लिए स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कीस्टोन स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया है यूज टू स्टैंडर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल इनरिच। इन्होंने एक एरोप्लेन को कंपेयर किया इकोसिस्टम के साथ और इस एरोप्लेन के जितने भी पार्ट हैं, ऑल पार्ट आर जॉइंट टुगेदर यूजिंग 1000 ऑफ रिवेट्स। रिवेट्स बताई हैं, जितने भी एरोप्लेन के पार्ट हैं उनको क्या बोला है, रिवेट्स। और रिवेट जो है वो स्पीशीज़ के साथ रिप्रेजेंट किया है। इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट पोपिंग अ रिवेट्स टेक एट होम। पोपिंग होता निकालना। बोल रहा है कि अगर हम सभी पैसेंजर क्या करेंगे, उन एरोप्लेन के पोपिट्स मतलब रिवेट्स को पोपिंग कर देंगे, रिवेट्स को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर नेट बोल्ट को रिवेट बोला गया, ठीक है। तो क्या होगा, कॉजिंग अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, है ना। अगर सभी करेंगे तो एक करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी। अगर वो रिवेट्स कहाँ से, फ्लाइट की सीट से रिमूव कर रहा है तो फ्लाइट को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इनिशियली, बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, अगर हम सारी रिवेट्स रिमूव कर देते हैं द प्लेन बिकम डेंजरस वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पीशीज़ के निकलने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर सारी स्पीशीज़ को रिमूव कर देते हैं तो वहाँ से फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो विंग्स रिवेट्स को हम कीस्टोन स्पीशीज़। अब यहाँ पे भी बोल रहा है कि रिवेट्स भी कहाँ से निकाल रहे हो, ये भी मैटर कर रहा है। अगर रिवेट्स आप सीट की निकाल रहे हो तो उतना इकोसिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, अगर विंग्स की रिवेट्स को निकाल रहे हो तो इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि फ़्लाइट क्रैश हो सकती है। अगर चेयर की रिवेट्स निकालते हो तो वो नॉर्मल स्पीशीज़ होती है ना, उनका नंबर ज़्यादा होता है, उससे इकोसिस्टम पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो बोल रहा है कि फर्दर मोर विच रिवेट्स इज रिमूव मो ऑल्सो क्रिटिकल्स। फर्दर मोर विच रिवेट्स इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल। लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स। तो अगर आप विंग से नट खोलते हो तो की स्पीशीज़ दैट डिराइव द मेजर इकोसिस्टम, तो वो स्पीशीज़ क्या कहलाएगी, जिससे ज़्यादा लॉस हो रहा है वो की स्पीशीज़ कहलाएगी। इज़ ऑब्वियसली मोर सीरियसली थ्रेट टू फ्लाइट सेफली देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स। जैसे सीट के बोल्ट आप खोल रहे हो तो उससे उतना ज़्यादा लॉस नहीं पड़ रहा, अगर आप विंग्स के रिवेट्स को रिमूव कर रहे हो तो उससे ज़्यादा लॉस पड़ रहा है ऑन द सीट्स एज द विंडो इनसाइड द प्लेन्स, ठीक है। तो हमारे 30 पैराग्राफ्स हो गए बच्चे। अब हमारे 2 क्वेश्चन रहते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना सारे बच्चे, किसका, इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपके बुकलेट में, क्वेश्चन बुकलेट में, वो सभी बच्चे याद करके आएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचते हैं, एक हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और एक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो 2 क्वेश्चन करने के बाद 2 लेक्चर के बाद ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।